जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है, और यूपी बोर्ड के लिए जो है विशेष तौर से इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो, इनको यहाँ बच्चे का अनुक्रमांक रहेगा, उसके बाद परीक्षार्थी का नाम, और उसके बाद में संकेतांक भी यहाँ रहेगा। और पूर्णांक बच्चों जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। और समय कितना मिलेगा आपको? समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। और देखो नोट क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट पर विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। प्रश्न संख्या पहले बहुविकल्पी रहेगा। बहुविकल्पी आप लोग जैसा जानते हैं कि एक नंबर का रहता है। और उसके बाद में फिर अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिसका जो 2 नंबर रहता है, कभी कभी 3 अंकों का भी रहता है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में एक वाक्य में देना है, जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद में जो लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जो 50 शब्दों में लिखना पड़ता है। उसके बाद लघुत्तरीय सेकंड प्रकार के होते हैं, जिनका जो है 100 से 125 शब्दों में लिखना पड़ता है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है, जो 250 शब्दों में लिखना पड़ता है, जो 8 नंबर का होता है। और बच्चों कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है जो है। तो सबसे पहले चलिए हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों जो एक नंबर का है। चलिए हम लोग एक नंबर ही क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ रूस के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ रूस के जो है विघटन के समय वहाँ का जो है राष्ट्रपति दोस्तों कौन था? तो बच्चों ये मिखाइल गोर्बाचेव था। सोवियत संघ यानी रूस के विघटन के समय वहाँ का जो राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन जो है कब किया गया था? आपको बताना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन जो है कब किया गया था? तो दूसरा का जो है बी हो जाएगा, वर्ष 1957 ईस्वी में। कब बच्चों किया था? वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया था। दक्षिण यानी सार्क के सदस्य देशों की संख्या है कितनी है? देखो बच्चों, जो सार्क है ये जो क्षेत्रीय संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। क्षेत्रीय संगठन में कम देश होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ज़्यादा देश होते हैं। तो ये सब चीज़ें जानकारी आपको होनी चाहिए। दक्षिण यानी सार्क के सदस्य देशों, सार्क बच्चों एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी है? तो इस समय जो है 8 है। सार्क जो जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। देखो का है ना, का उठा के हम लोग आगे कर देंगे तो काठमांडू हो जाएगा। और का को दोस्तों जैसे का है, एक ऐसे का है, इसके ऐसे जोड़ देंगे तो हम लोग 8 हो जाएगा। तो सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इसे का को आप का से आप काठमांडू बना सकते हैं, का से आप 8 बना सकते हैं। तो सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन अस्थायी सदस्य नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो सही जवाब जो है अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो सी हो जाएगा, जर्मनी। ये अस्थायी सदस्य नहीं है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारतीय विदेश नीति का जो है मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के जो है पहले प्रधानमंत्री थे। पास से पंडित। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद दोस्तों क्या थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और वल्लभ भाई पटेल क्या थे? हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। और सुभाष चंद्र बोस आप लोग जानते हो, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, तमाम जैसे नारे लगाए थे। ये भी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में जो है किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, योजना आयोग जो 5 वर्षों की होती है योजनाएं, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई, किस वर्ष हुई जो है? तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्ष 2015 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 2015 ईस्वी में। 1960 के दशक को कौन सा दशक कहा जाता है? 1960 के दशक को कौन सा जो है दशक कहा जाता है? आपको बताना है।
तो 8 का ये हो जाएगा खतरनाक दशक। 1960 के दशक को कौन सा दशक कहा जाता है? खतरनाक दशक कहा जाता है। 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस किस हिस्से से है? 7 बहनें का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? तो जो 7 देशों का दोस्तों जो समूह है, तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत, जैसे मणिपुर, ये सब मणिपुर इधर है, नागालैंड वगैरह, कोहिमा, तो वही सब है 7 देशों है, 7 राज्य। ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? 7 बहनें कहते हैं। 7 बहनें का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्व और उत्तर बराबर पूर्वोत्तर, आप नक्शे में देख लेंगे दोस्तों, जो है पूर्व उत्तर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका पूरा नाम था। मंडल आयोग जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। तो बच्चों ये था जो है बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम लोग अतिलिखित प्रश्नों को देखेंगे, जो 2 नंबर का रहेगा, कभी कभी 3 नंबर का भी रहता है। आइए देखते हैं। चलिए हम लोग अतिलिखित प्रश्नों को देखेंगे, जो 2 नंबर का रहेगा, कभी कभी 3 नंबर को पूछ लेता है। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आइए बच्चों इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप बच्चों एक महाद्वीप है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हुआ और इसे ही दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट का देश कहा गया। इस समूह का नेता जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य था। कौन था? समाजवादी सोवियत गणराज्य था। यूरोपीय संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना के दोस्तों जो है क्या उद्देश्य थे? यानी यूरोपीय संघ की स्थापना जब हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए इसका उत्तर देखेंगे। देखो यूरोपीय संघ की स्थापना सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा विश्व में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए की गई थी। फिर से देखेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा विश्व में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए की गई थी। आर्थिक एकीकरण एवं मुक्त व्यापार के साथ जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी यूरोपीय संघ के उद्देश्य है। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई? यूरोपीय संघ द्वारा जो है कौन सी मुद्रा चलाई गई? तो इसका उत्तर बहुत सरल है, आइए देखते हैं। देखो यूरोपीय संघ द्वारा साझी मुद्रा यूरो चलाई गई। कौन सी साझी मुद्रा? यूरो चलाई गई। वर्तमान में से 19 सदस्य देशों द्वारा जो है अपनाया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन कहते हैं। जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? यूरोजोन भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साफ्टा क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है कि बच्चों साफ्टा क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि साफ्टा क्या है। देखो साफ्टा जो है ये दक्षिण एशियाई देशों अर्थात दक्षिण के सदस्य द्वारा इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार के उद्देश्य से वर्ष 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे साफ्टा समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से जो है प्रभावी हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में सीमा शुल्क को समाप्त कर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है, जिसे एक नए आर्थिक युग की शुरुआत की जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देशों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देशों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर बच्चों हम लोग देखते हैं। देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी यूरोपीय सदस्य देश ब्रिटेन तथा फ्रांस हैं। कौन कौन? ब्रिटेन तथा फ्रांस है। बॉम्बे प्लान क्या था? इसका उद्देश्य भी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अतिलघु प्रश्न चल रहा है बच्चों। बॉम्बे प्लान क्या था? इसका उद्देश्य भी जो है बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बॉम्बे प्लान क्या था? इसका उद्देश्य बताइए। तो भारत में नियोजन को गति देने के लिए वर्ष 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के संचालन के संबंध में एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष बच्चों, धर्मनिरपेक्ष देखो हमारा भारतीय संविधान जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष में होता है बच्चों सभी धर्मों को समान रूप से देखना।
यानी किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना, सभी धर्म को एक समान दृष्टि देखना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न करे, सभी को एक समान दृष्टि से देखे। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे और सरकार धर्म के आधार पर किसी को से भेदभाव ना करे। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? आइए इसका उत्तर बच्चों देखते हैं। देखो, देश में सरकार के विरुद्ध लगातार बढ़ते विरोध एवं सरकारी कार्य के बाधित होने के फलस्वरूप ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर 25 जून 1975 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हुए यह कहा कि यह आपातकाल गंभीर संकट के कारण लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी घोषणा करते हुए यह कहा गया कि यह आपातकाल गंभीर संकट के कारण लगाया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, पंजाब में कहाँ चलाया गया? पंजाब में चरमपंथियों के द्वारा एक अलग राज्य के लिए सशस्त्र विद्रोह चलाया जा रहा था। इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किसके लिए आयोजित हुआ? वर्ष 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किसके लिए आयोजित हुआ? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश तथा हजारों स्वयंसेवी संगठन आदि ने भाग लिया था। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अब हम लोग उत्तरी फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, जो 5 अंकों का बच्चों रहेगा। कितने अंकों का? 5 अंकों का। पहला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना के क्या उद्देश्य थे या अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुआ? लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चन जो 5 अंक आपको मिलेंगे। आसियान की स्थापना का क्या उद्देश्य थे और अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुआ? चलिए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, आसियान ने अपनी स्थापना के पश्चात अपने उद्देश्यों के आर्थिक और सामाजिक दायरे को व्यापक बनाते हुए काफ़ी विस्तार किया। इस दिशा में आसियान ने वर्ष 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय एवं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में 3 स्तंभों का गठन किया। आसियान सुरक्षा समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को बिना सैन्य टकराव के, सैन्य माने सैनिक, सैन्य टकराव के आपसी सहमत एवं बातचीत के माध्यम से हल करना है। आसियान देशों सुरक्षा और विदेश नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के लिए साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार कर आसियान के सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के विकास में सहयोग करना है। बहुत सरल है बच्चों, बहुत कठिन नहीं है, आपको याद हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का है, लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उत्तर देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य के निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध जैसी विभीषिका का भविष्य में ना होने देना, यानी बच्चों भविष्य में युद्ध ना होने देना, ये मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि भविष्य में युद्ध ना होने पाए, विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखे। इसीलिए बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। और दूसरा है बच्चों, विश्व के विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से
आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने में सहयोग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर वर्ष परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं। तो विश्व के विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने में सहयोग करना, युद्ध होने की स्थिति में युद्ध के प्रभाव को कम करना, इसकी स्थापना के उद्देश्यों में शामिल है। अगला नंबर, इसके अतिरिक्त विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने तथा विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला नंबर है समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना। समस्त मानव जाति के अधिकारों को बच्चों सम्मान करना। तो इसको आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं, छोटा आए तो उसको भी लिख सकते हैं, बस संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में हमने पढ़ाया है। तो चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चनों को। चलिए देखो, लघुत्तरी सेकंड प्रकार कुछ क्वेश्चनों को देख लिया जाए। देखो 6 नंबर के पूछा जाता है बच्चों। देखो आइए लघुत्तरी सेकंड प्रकार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अस्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। बस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अस्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को एक अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों भारत के पास वे सभी संसाधन उपलब्ध हैं जो एक अस्थायी सदस्य देश के रूप में होने चाहिए। इसे निम्न तथ्यों के द्वारा जो है सिद्ध किया जा सकता है। आइए देखते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा यहाँ है, पहला देश हो गया। पहले दूसरा था बच्चों, पहला हो गया है। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17वां हिस्सा निवास करता है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की अस्थायी सदस्यता के अधिकार को इस बात से भी मजबूती मिलती है कि वह तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय पहल पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से योगदान देता आ रहा है तथा इसने भुगतान में भी कभी विलंब नहीं किया। इसके अतिरिक्त बच्चों यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भागीदारी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के प्रयासों में लंबे समय से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। लघुत्तरी सेकंड पर दूसरा क्वेश्चन है, साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। साझी संपदा, आप लोग बच्चों समझते होंगे, देखो साझी संपदा क्या है। ऐसी संपदा जिसे सजिया, जिसमें सबका अधिकार होता है, जैसे अंतरिक्ष हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इसमें बच्चों किसी एक का अधिकार तो नहीं है, ये साझी संपदा है, इसमें सबका अधिकार होता है। तो साझी संपदा के बारे में भी आप लिख सकते हैं। साझी संसाधनों से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो देखो, विश्व की साझी संपदा संसाधनों से तात्पर्य वैश्विक स्तर पर, वैश्विक माने विश्व स्तर, वैश्विक स्तर पर फैले कुछ ऐसे क्षेत्र या संसाधन से है जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होते हैं। साथ ही इनका प्रबंधन सामूहिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी का वायुमंडल, ये बच्चों किसी एक का नहीं है, अंटार्कटिका हो गया, समुद्री सतह तथा बाहरी अंतरिक्ष शामिल है, इसमें सबका अधिकार होता है, सजियम होता है सब। तो बहुत सरल है। वर्तमान समय बच्चों वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, जो वायु प्रदूषण का जो है परिणाम है। वहीं अंटार्कटिका में संसाधनों के दोहन के अवैज्ञानिक तथा अनियंत्रित तरीके के कारण वहाँ भी प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके फलस्वरूप अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित बर्फ पिघल रही है। वैश्विक तापमान से सागरीय जल स्तर तथा मत्स्यन का जो है बुरा प्रभाव पड़ा है, और समुद्री सतह से तेल, मत्स्यन यानी मछली तथा अन्य संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण यहाँ भी सागरीय पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आई है। ठीक है बच्चों, चलो अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। देखो, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 8 नंबर को रहेगा। कितने अंकों का बच्चों, 8 नंबर का। जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ले दीजिए। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और बच्चों अथवा में रहेगा, जहाँ भी अथवा लगे रहेगा सिर्फ एक करना है। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, भारत में इसका प्रभाव पड़ा, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सब बच्चों हम पढ़ाएं आपको, और सब क्वेश्चन लिस्ट में भी मिल जाएगा।